कविता की शादी दिल्ली की मशहूर पराठे वाली गली में हुई थी, यानी उसकी ससुराल वहीं थी। इसी वजह से अब उसके मायके की तरफ से रिश्तेदार दिल्ली आने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। कविता, तुम्हारे मामा जी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रहे, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी दिल्ली आ जाऊं। पहले तो रिश्तेदारी में किसी की शादी दिल्ली में नहीं हुई, इसलिए दिल्ली आने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन अब तो हमारी बेटी की ससुराल दिल्ली में है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी अगर हम 2 दिन तुम्हारे घर ठहर जाएं? नहीं नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ही घर है। वैसे आप कब आ रहे हो? क्योंकि सौरभ जी की भी 2 दिन की छुट्टी है, तो वो भी आपके साथ आराम से समय बिता लेंगे। हम तो कल सुबह निकलेंगे और शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वैसे खाने में क्या खिला रही हो? सुना है कि तुम्हारी पराठे वाली गली के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जी मामी जी, हमारी गली में कई पुरानी पीढ़ियों से चल रही मशहूर पराठे की दुकानें हैं। यहाँ देसी घी में बनी अलग अलग तरह की स्टफिंग वाले पराठे मिलते हैं। इस बारे में आप टेंशन मत लो, मैं आपको और मामा जी को सौरभ जी के साथ नाश्ते पर ले जाऊंगी। ये तो और भी बढ़िया बात हो गई, फिर तो हम तुम्हारी ससुराल आकर पराठे वाली गली के पराठे खाएंगे। चलो फिर मिलते हैं। कविता के मामा मामी 2-3 दिन के लिए दिल्ली आए। कविता ने उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की। उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मामा मामी का पूरा सम्मान किया। अरे बहू, अपने मामा मामी के लिए उनकी पसंद का ही कुछ बनाना। अरे समधन जी, आप परेशान मत होइए, हम तो सोच कर ही आए थे कि जब पराठे वाली गली आ रहे तो नाश्ता पराठों का ही करेंगे। ठीक है मामी जी, आज मैं खुद आपको नाश्ते में पराठे खिलाऊंगा। बस अभी तैयार होकर आता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, दामाद जी हमें खिला रहे हैं तो हम जरूर खाएंगे। सौरभ ने मामा मामी को पराठे वाली गली के मशहूर पराठे खिलाए। उन्होंने इनकी बहुत तारीफ की और 2 दिन बाद कानपुर लौट गए। तभी अचानक कविता की मौसी का फोन आया। कविता, हम लोग दिल्ली आए हुए हैं, तुम्हारे मौसा जी को यहाँ थोड़ा काम था, तो मैंने सोचा अपनी भांजी से भी मिल लूं, इसलिए हम दोनों दिल्ली आए हैं। अरे वाह मौसी जी, बहुत अच्छा किया। बच्चे साथ में नहीं आए? नहीं नहीं, बच्चे साथ नहीं है, बस हम दोनों ही आए हैं। अब अपने घर का एड्रेस बता दो, हम पहुँच जाएंगे। मौसी जी, किसी से भी पूछ लेना, पराठे वाली गली जाना है, आपको वहाँ कोई भी पहुँचा देगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, खाने में क्या बनाऊं? अरे भाई, जब पराठे वाली गली आए हैं तो पराठे ही खाएंगे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया पराठे खिला देना। ठीक है मौसा जी, जल्दी आइए। मौसा मौसी कविता के ससुराल पहुँचे। उस दिन सौरभ ऑफिस में था, कविता की सास कीर्तन में गई हुई थी और ससुर अपने दोस्त से मिलने गए थे, इसलिए कविता अकेले ही मौसा मौसी को पराठे खिलाने ले गई। अरे लगता है पर्स घर ही भूल आया, अब क्या करें? कोई बात नहीं मौसा जी, पैसे मैं दे देती हूँ। अरे बताओ तो, पर्स भी दूसरी पैंट में ही छोड़ा है और मुझे भी बटुआ नहीं रखने दिया। अब घर जाकर वापस दे देना पैसे। बेटी के ससुराल में उससे पैसे खर्च करवाना अच्छा नहीं लगता। कविता पहले ही अपने मामा मामी की खातिरदारी में काफी खर्च कर चुकी थी और अब अचानक मौसा मौसी भी आ गए तो उसे अपने पर्सनल पैसे खर्च करने पड़े। लेकिन अब ये 1-2 दिन की बात नहीं रह गई थी। धीरे धीरे कविता के मायके के रिश्तेदारों के लिए ये एक आदत बन गई। जब भी कोई रिश्तेदार दिल्ली आते तो कविता के घर पर रुकते और पराठे वाली गली के पराठे खाने जाते। दिल्ली में सिर्फ कविता ही रहती थी, क्योंकि उसके बाकी सभी रिश्तेदारों की शादी दिल्ली से बाहर हुई थी। इसी वजह से सभी लोग उसी के घर डेरा जमाने लगे। मम्मी, मैं परेशान हो गई हूँ। आप लोग तो कभी मिलने नहीं आते, लेकिन जब देखो कभी मामा मामी आ जाते, कभी मौसा मौसी, कभी बुआ फूफा और कभी उनके बच्चे। सच में अब तो तंग आ गई हूँ, अच्छा नहीं लगता। अभी तो माँ पापा जी कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, ले पापा से बात कर। देख कविता, भले ही हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन बेटी के ससुराल में जरूरत से ज्यादा आना जाना समझदारी नहीं है। कभी कभी आना तो ठीक है, लेकिन बार बार आना और हर बार पराठे वाली गली जाना, ये आदत सही नहीं है। लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती, कोई बुरा मान गया तो। मम्मी पापा से बातचीत के दौरान कविता थोड़ा परेशान हो गई थी। कविता, मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ जिससे किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देख बेटा, मैं तुझे एक तरीका बताती हूँ। कविता की मम्मी उसे कुछ समझाती हैं। समझ गई मम्मी, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। एक दिन कविता की बुआ का फोन आया। कविता बिटिया, वो तुम्हारे फूफा जी माल लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। मुझे रोहित के जन्मदिन के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, सोचा तुम्हारे घर ही रुक जाएंगे तो तुम शॉपिंग भी करवा देना, और वहीं तुम्हारे पराठे वाली गली के पराठों की भी बहुत याद आ रही थी। बहाने से तुम्हारे घर मिलना भी हो जाएगा और हम पराठे भी खा लेंगे। बुआ जी, आज आ रहे हो, पर हम तो घर पर ही नहीं है।
वो हम सब गाजियाबाद गए हुए हैं। सौरभ जी की सिस्टर गाजियाबाद में है ना, तो उनके बेटे का जन्मदिन है। हम सब तो वही पार्टी में जा रहे हैं। 2 दिन बाद ही लौटेंगे, बस घर को ताला ही लगा रही थी। ओहो हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं आती, रहने दूंगी। तुम्हारे फूफा जी माल लेकर लौट आएंगे। कविता को अपनी बुआ से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। बाकी के भी मायके की तरफ के रिश्तेदारों के फोन आए तो कविता ने सेम ऐसा ही बहाना किया। एक दिन कविता के मामा मामी बिना बताए आ गए। तब कविता को अटपटा तो लगा, पर अब क्या करती, मामा मामी आ चुके थे। कविता को एक तरकीब सूझी। मामा जी, आपको पता है आज माँ जी का जन्मदिन है। हम तो सुबह के नाश्ते का प्लान कर रहे थे कि आज माँ जी को क्या स्पेशल खिलाएं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। तो आज की पार्टी मामा जी आपकी तरफ से। क्यों, सही कह रही हो ना? अरे बहू, क्यों परेशान कर रही है अपने मामा मामी को? इसमें परेशानी की क्या बात है माँ जी? मामा मामी तो हमारे अपने हैं, हम तो इनसे हक से मांगते हैं। सौरभ जी चलते हैं, आज मामा जी की तरफ से पार्टी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने भी बहुत दिन से अपनी फेवरेट दुकान के पराठे नहीं खाए। चलो माँ पापा चलते हैं। उस समय कविता के मामा मामी का मुंह देखने वाला था। सबने मिलकर पराठों का नाश्ता किया और बिल भुगतान मामा के हिस्से में आया। अब मामा मामी ने सोच लिया था कि बिना बताए ऐसे कभी नहीं आएंगे। ऐसा ही कुछ कविता ने बाकी के रिश्तेदारों के साथ किया, क्योंकि कविता के रिश्तेदार भी उसे नहीं समझते थे। बिन बुलाए आ जाते थे, फालतू का खर्चा करवा देते थे। उन्हें भी समझाना बहुत जरूरी था। कुछ दिनों बाद कविता के रिश्तेदारों ने अपने आप ही आना बंद कर दिया, जिससे कविता को थोड़ी राहत की सांस मिली। और सारी बात कविता ने अपने मम्मी पापा को फोन पर बताई। उन्हें भी ये सुनकर थोड़ा सुकून था कि कम से कम रिश्तेदारों ने बेफालतू का बेटी के घर जाना बंद तो किया। ये थोड़ी है कि बेटी की शादी दिल्ली की पराठे वाली गली में हुई है। बेटी की ससुराल पराठे वाली गली में है तो बिन बुलाए मेहमान बनकर जाते रहो। रिश्तों में प्यार बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है, ताकि रिश्ते मजबूत और सम्मानित रहें। अभिषेक और नीलम बाजार से घर लौट रहे थे, तभी एक बड़ी सी महंगी गाड़ी उनके सामने से गुजरती है। नीलम, ये तो तुम्हारी कॉलेज की सहेली प्रीति है ना? हाँ वही है। ये तो 20 लाख की गाड़ी में घूम रही है। इसका पति तो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था ना, फिर इसकी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? नौकरी करने वालों के यहाँ थोड़ी ना 20 लाख की गाड़ियाँ होती हैं, वो तो बिजनेस करने वालों के यहाँ होती हैं। उसने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद खुद की छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली थी और आज वही बहुत बड़ा शोरूम बन गया। लेकिन ये सब सोचना तो हमारे लिए बेकार है। हमें तो सारी जिंदगी इस बाइक से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलती हो नीलम? भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी अपनी कार होगी। हाँ, लेकिन अगर नैनो या ऑल्टो के बारे में तो सोचना भी मत। कार तो मुझे बड़ी सी महंगी वाली चाहिए होगी, जिसे मैं अपनी सहेलियों के सामने दिखा सकूं। अब इंसान की जितनी जेब होगी वो उतना ही पैर पसारेगा ना। गाड़ी छोटी हो या बड़ी क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये बिजनेस तो मेरी समझ में नहीं आता। इसीलिए तो कहती हूँ तुम भी ये नौकरी छोड़कर ना खुद का बिजनेस शुरू करो। अरे लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो, ये बिजनेस तो मेरी समझ में नहीं आता। नौकरी में कम से कम एक फिक्स अमाउंट तो आती है, बिजनेस चला तो ठीक, नहीं तो ठन ठन गोपाल। ये पहली बार नहीं था। अक्सर नीलम अभिषेक को नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सलाह देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, आपको पता है हमारी प्रॉपर्टी का रेट रातों रात बढ़ने वाला है। वो कैसे? सुना है अपने घर के सामने हाईवे निकलने वाला है। फिर देखो कैसे मेरा मकान 40 लाख की जगह 80 लाख में बिकता है। क्या कहा आंटी जी? 80 लाख? हाँ बहू, अगर आपके 2 कमरों के फ्लैट के आपको 80 लाख मिल रहे हैं तो सोचिए माँ जी, हमारा घर तो 4 कमरों का है, तो हमें तो दुगने दाम मिलेंगे, यानी 1.5 करोड़। इतने में तो हमें कोठी मिल जाएगी। चुप कर, तू बिकवाएगी मेरा मकान। कल की आई छोकरी, पता भी है कितनी यादें जुड़ी हैं इससे। वैसे नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। अगर आपको अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी के 3 गुना दाम मिल रहे हैं तो क्या बुरा है? हाँ, कुछ का हम घर और कुछ की दुकान खोल लेंगे, और वो दुकान चल गई तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। हाँ, अपना बिजनेस हुआ तो हम बड़ी सी कोठी ले लेंगे और हमारे बच्चे भी बड़े से स्कूल में पढ़ेंगे। अरे चुप करो, दुल्हन बनकर आई थी मैं इस घर में, ऐसे ही नहीं बेचने दूंगी अपने मकान को। दोनों देवरानी जेठानी आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं कि माँ जी के चक्कर में रहे ना तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, अपने इस पुरखों की जमीन को संभालते हुए। ठीक कहा तुमने। अब हमें अपने अपने पतियों को ही कन्विंस करना होगा ये मकान बेचने के लिए और खुद की कोई दुकान खोलने के लिए। अब वो दोनों अपने अपने पतियों के कान भरना शुरू कर देती हैं। ऐसे कुछ समय बीता और लगभग 3 महीने के अंदर उस मोहल्ले के कई लोगों ने अपने मकान बेच दिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभिषेक भाई साहब, आप भी अपना मकान बेच दो, अब मुझे ही ले लो।
मैंने अपना मकान बेच दिया और उसके बदले में हैवी सिटी अपार्टमेंट में अपना 3 BHK फ्लैट ले लिया। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, पार्क, क्लब, जिम सब है वहां पर, और 24 घंटे गार्ड सोसाइटी में। बताओ, सोसाइटी जितनी फैसिलिटी कहीं और मिलेगी हमें? अरे तुम अपने परिवार जैसे ही हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। उसके जाने के बाद अभिषेक भी अपने बड़े भाई से कहता है, भैया आप ही बताओ, क्यों कोई बिल्डर हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी का 1.5 करोड़ में देगा? कोई तो बात है। मैं तो कहता हूँ हम भी अपनी ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं और नौकरी छोड़कर कोई ऐसा काम शुरू करते हैं जिसमें अच्छा खासा मुनाफा हो। आप ही बताओ, अब ये बिल्डर हमसे इतनी महंगी प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं? तू ही बता दे। अब मैं तो इतना समझदार हूं नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम, मॉल और रेस्टोरेंट खोलेंगे, और अगर हम भी अपनी जमीन पर खुद का ही कोई काम शुरू करें तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे ना। तो कहना क्या चाहता है? यही कि अगर हम इस हाईवे किनारे खुद की बड़ी सी खाने पीने की दुकान या ढाबा खोल लें जिसमें खाने पीने की सुविधा भी हो, तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे हम। सोचो, बड़े बड़े ट्रक, महंगी गाड़ियां, बसें सब अपने ढाबे पर आकर रुकेंगे तो हम दिन के हजारों और महीने के लाखों कमाएंगे। जब हम खुद ही अपनी जमीन से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे तो औरों को हम अपनी जमीन का फायदा क्यों उठाने दें? तो भूल मत, नौकरी वाले हैं हम। अरे आप भी ना बस छोटा ही सोचोगे। ये नहीं कि वो छोटी सी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करने की सोचो तो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि हम अपने घर की जगह वहां पर ढाबा खोल लें, तो फिर हम रहेंगे कहाँ? भैया आप कितने भोले हो। हम बैंक से लोन लेंगे, फिर अपने घर को तुड़वाकर नीचे दुकान यानी कि ढाबा बनवाएंगे और ऊपर रहने के लिए घर। हमें कहीं भी शिफ्ट होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताओ कैसा लगा आइडिया? चलो ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। जब ये बात मिस्टर शर्मा को पता चली तो नहीं, ये फायदे का सौदा नहीं है। अरे जरूरी नहीं है कि बिजनेस अच्छा ही चले, वो लॉस में भी तो जा सकता है। फिर क्या करोगे? मैं एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छे से जानते हैं हम आप हमसे जल रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और ऐसा बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया। देखिए, मैं आप सबकी भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं। अब उन दोनों भाइयों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बैंक से लोन लेकर, और अब कई महीनों के इंतजार के बाद उनका ढाबा और ऊपर घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बेटा, तुम लोग पिछले 6 महीने से घर पर बैठे हो, ऐसा कब तक चलेगा? अरे माँ, बिजनेस में इतनी जल्दी थोड़ी ना कमाई होने लग जाती है, और अब तो बस 4 किलोमीटर ही पीछे रह गया हाईवे आने में। फिर तुम देखना कैसे हमारा बिजनेस दौड़ेगा और हम बन जाएंगे करोड़पति। अब वो सभी बेसब्री से अपने ढाबे के सामने हाईवे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनके अरमानों पर तो जैसे पानी फिर गया, क्योंकि सरकार की तरफ से पता चला कि अब उनके घर के सामने से हाईवे नहीं बल्कि एलिवेटेड रोड पास हुआ है। कुछ दिनों बाद उनके घर के बाहर से एलिवेटेड रोड निकल गया। एक दिन उनकी बुआ वहाँ आती है। अरे वाह, क्या सुंदर ढाबा बनवाया है तुम दोनों भाइयों ने। मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह भी लूंगी और ढाबे का खाना भी खा लूंगी। जाओ अब जल्दी से जाकर मेरे लिए शाही पनीर और दाल मखनी ले आओ नान के साथ। बुआ की बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे वैसे भी तो मक्खियां ही मार रहे हो तुम दोनों, और वैसे भी तुम्हारा सारा खाना शाम तक खराब ही होगा। कम से कम खाकर मैं कुछ तो अनाज बचा रही हूँ। जाओ अब। कुछ देर बाद, ये लो बुआ, 700 रुपए का बिल बनाया आपका। हाय मर जानिया, अब तो अपनी बुआ से बिल लेगा। अरे ये जो 2-4 मेहमान तुम लोग यहाँ आते हैं उसी से रौनक है तुम्हारी इस दुकान की। बुआ दुकान नहीं है, ढाबा है वो। हाँ वही। और ये बता, ये ढाबा ना हो तो कौन आएगा तुम्हारी दुकान के ससुराल में? बुआ की बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कई महीने से दोनों भाई घाटे में ढाबा चला रहे थे, लेकिन अब वो भी थक चुके थे। अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है अपनी जेब से पैसा लगाकर ये ढाबा चलाने की। अभिषेक, तो उस बिल्डर से बात कर जो हमारी ये जमीन खरीद रहा था, नहीं तो हम और कर्जदार हो जाएंगे। ठीक है भैया, मैं आज ही बात करता हूँ उस बिल्डर से। अब वो दोनों प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, लेकिन अब उन्हें उस जमीन की उतनी कीमत नहीं मिल रही थी। 50 लाख तो उन पर बैंक का कर्ज ही हो गया था। अब बैंक ने उनकी सारी प्रॉपर्टी कब्जा ली, सिवाय एक दुकान के। अब वो सब उसी दुकान में रहने लगे, अब उस दुकान में बने ससुराल में। Thanks for watching.